गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट्स के चैप्टर की बातें करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट में अगर बात किया जाए तो आप जानते हैं, जैसे कि पी सब सेल की बात किया जाए तो आप जानते हैं कि सब सेल हमारे पास 4 प्रकार का होता है, एस पी डी एफ। तो इसी प्रकार से इन सारे सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाते जाते नए नए ब्लॉक का निर्माण हो जाता है। तो जैसे कि एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। तो एस सब सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होता है, पी सब सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 और डी सब सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 10 और एफ का मैक्सिमम कैपेसिटी 14 होता है। एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एस सब सेल में टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं। और पी सब सेल के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसलिए पी सब सेल के अंदर में टोटली 6 ग्रुप होते हैं। और डी सब सेल में अगर बात किया जाए तो डी सब सेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन तक मैक्सिमम रख सकते हैं। इसका मतलब डी सब सेल से 10 नए ब्लॉक का निर्माण होगा, 10 नए ग्रुप का निर्माण होगा। और इस तरह से डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप होते हैं। तो आप ही देखिए टोटल ग्रुप कितना हो गया। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप और डी ब्लॉक में 10 ग्रुप। और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है ना, आप इसका नाम क्या रखते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और डी ब्लॉक का नाम रखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ये आपका है ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये जो है एफ ब्लॉक, वो तो इनर ट्रांजिशन है, यानी ट्रांजिशन के अंदर में, यानी ये जो एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे 2 लाइन पीरियोडिक टेबल में नीचे डाले हुए रहते हैं, जिसे आप एफ ब्लॉक कहते हैं। तो जो एफ ब्लॉक होता है ना, वो डी ब्लॉक के अंदर के एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक में जो तीसरा ग्रुप होता है ना, उसी तीसरा ग्रुप में ये एफ ब्लॉक पूरा का पूरा रहता है। इसलिए डी ब्लॉक के अंदर में तीसरा ग्रुप में टोटल 4 और एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होते हैं, एक लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। इस तरह से 14 दूना कितना 28 एलिमेंट होते हैं। तो 4 एलिमेंट इस डी ब्लॉक का हो गया और 28 एलिमेंट इस एफ ब्लॉक का उसमें एंट्री किया। तो 28 और 4 मिला के कितना हो जाएगा? टोटली 32 हो जाएगा। इसलिए पूरे पीरियोडिक टेबल का अगर सबसे बड़ा ग्रुप का बात किया जाए तो कौन सा होता है? डी ब्लॉक का तीसरा ग्रुप होता है, वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर में तीसरा ग्रुप में डी ब्लॉक के भी 4 एलिमेंट हैं और ऊपर से एफ ब्लॉक का 28 एलिमेंट चला गया। इस तरह से वो सबसे लंबा ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप का निर्माण कर दिया। तो हमें अभी जो पढ़ना है ना, वो एस ब्लॉक नहीं पढ़ना है, डी एफ ब्लॉक नहीं पढ़ना है, क्योंकि एस ब्लॉक 11th का पोर्शन है। डी एफ ब्लॉक चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना, वो हमें यहाँ देखना है। और पी ब्लॉक को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। पी ब्लॉक जो होता है वो ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक होता है। पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ होता है? ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक होता है। लेकिन 13, 14, 15, 16, 17, 18, देखिए टोटल कितना ग्रुप हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप है, जिसमें से 13 और 14 ये दोनों ग्रुप जो होता है ना, वो 11th में पढ़ना होता है। और यहाँ पर क्या पढ़ना होता है? 15 से लेकर के कहाँ तक? ग्रुप 18 तक। यानी हमें 4 ग्रुप के बारे में अध्ययन करना है, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। अब देखिए, अगर पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो हम एक लाइन पहले लिख देते हैं कि पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप कितने होते हैं? 6 ग्रुप होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ना है। पी ब्लॉक में जो टोटल ग्रुप होते हैं, ग्रुप्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ग्रुप्स होते हैं 13 से लेकर के कहाँ तक? ग्रुप 18 तक। इसलिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, वो अगर देखा जाए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? NH2 NP 1 से लेकर के 6 तक ऐसे जाता है। 1 से 6 तक जाएगा, क्योंकि पी सब सेल में मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो P1, P2, P3, P4, P5, P6 ऐसे जाता है। अच्छा ये बताइए, पी ब्लॉक में एलिमेंट कैसे समझेंगे कि फलाना एलिमेंट पी ब्लॉक में जाएगा? तो इसके लिए कंसेप्ट ये होता है ना कि जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि पी सब सेल में एंट्री करे, कब? जब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हैं 1s2 2s2 2p। तो जैसे 2p आ गया तो p में 1 से लेकर 6 तक जाएगा।
फिर 2p6 तक जाएगा, फिर 3s2 3p, तो p में 1 से लेकर 6 तक जाएगा, p1 p2 p3 p4 p5 p6, ये जितने भी एलिमेंट आएंगे जिसका कॉन्फ़िगरेशन इससे मैच करेगा ना, वो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ रहेंगे, p ब्लॉक में रहेंगे। तो मेरे कहने का लाइन बस यही है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो p ब्लॉक का होता है ना, वो क्या होता है, लास्ट में ns2 np 1 से लेकर 6 तक। टोटल ग्रुप आप जानते हैं, ग्रुप 13 से लेकर कहाँ तक होता है, ग्रुप 18 तक। जैसे अगर बात किया जाए, आप यहाँ देखेंगे, हम मान लीजिए बात के ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ns2 np1, 2 1 3 हो गया ना, तो 3 का मतलब 13वां ग्रुप में जाएगा। इसी तरह से अगर दिया जाए ग्रुप दिया जाए 14, तो 14 का मतलब ns2 np2 ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से दिया जाए ग्रुप 15, तो ग्रुप 15 का मतलब हो जाता है ns2 np3। इसी तरह से अगर दिया जाए ग्रुप 15 के बाद दिया जाए ग्रुप 16, इसका मतलब हो जाएगा ns2 np4। इसी तरह से अगर फिर से दे ग्रुप दिया जाए 17, तो हो जाएगा ns2 np5। और इसी तरह से ग्रुप दिया जाए 18, ग्रुप 18 देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ns2 np6, ऐसे हो जाएगा। 6 और 2 8, इसका मतलब 18वां ग्रुप, 2 5 7 यानी 17वां ग्रुप, 2 4 6 यानी 16वां ग्रुप, 2 3 5 यानी 15वां ग्रुप, और 2 2 4 यानी 14वां ग्रुप, और 2 1 3 यानी 13वां ग्रुप। तो बोलेगा 10 का है जोड़ते हैं, क्योंकि बीच में एस ब्लॉक के बाद क्या होता है, डी ब्लॉक आता है, उसके बाद पी ब्लॉक आता है। आप जानते होंगे लेफ्ट में रहता है एस ब्लॉक, राइट में रहता है पी ब्लॉक, बीच में रहता है डी ब्लॉक, और पीरियोडिक टेबल के सबसे निचले हिस्से में क्या रहते हैं, एफ ब्लॉक रहते हैं। तो डी ब्लॉक का जो 10 ग्रुप है, वो 10 ग्रुप 10 का गैप लेता है ना, इसलिए पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन में अगर 10 जोड़ देते हैं ना, तो उसका ग्रुप नंबर निकल जाता है। चलिएगा इससे आगे की बातें करते हैं। बोलिए पी ब्लॉक में एलिमेंट कब जाएगा, तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप करते हैं और यदि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंट्री किया, इसका मतलब वो कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ये देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into p subcell, so these elements are present in p block। किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि p सबसेल में इंटर करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि p सबसेल में एंट्री किया, इसका मतलब ही हुआ कि वह एलिमेंट किस ब्लॉक में रहेगा, p ब्लॉक में रहेगा। लेकिन बाकी सारे में देख लीजिए अपवाद है। यहाँ पे हेलियम को छोड़ दीजिए, हेलियम इनर्ट गैस होते हैं, नोबेल गैस होते हैं, ग्रुप 18 के मेंबर होते हैं, इनर्ट गैस से उसका नेचर मिलता है, इसलिए वह जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करता है। तो हेलियम के पास जैसे एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, 1s2 आएगा। अब देखिए होना चाहिए इसको कहाँ पे, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया एस सबसेल में, इसका मतलब होना चाहिए इसको एस ब्लॉक में, लेकिन चूंकि इसका नेचर इनर्ट गैस से मिलता है और सारा का सारा इनर्ट गैस ग्रुप 18वां में रखा गया है जो कि पी ब्लॉक में रहता है, इसलिए हेलियम एस ब्लॉक के नेचर को फॉलो करते हुए, कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हुए उसे पी ब्लॉक में रखा जाता है, क्योंकि ये इनर्ट गैस फैमिली में रहने वाले एलिमेंट है। तो हेलियम को छोड़ दीजिए, बाकी सारे जितने एलिमेंट होते हैं ना, वो जो भी पी ब्लॉक में है उन सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा, पी सबसेल में गया होगा। ये लाइन बता रहा है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है कहाँ पे, इनटू पी सबसेल, पी सबसेल में। सो इसीलिए दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक, इसलिए यह एलिमेंट किस में रखा जाए, पी ब्लॉक में रखा जाए। जैसे आप देख लीजिए ना, मान लीजिए बोरॉन दे दिया, तो बोरॉन दे दिया, एटॉमिक नंबर 5 हो गया, तो 1s2 2s2 2p1। बोलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर गया, पी में गया। इधर से इलेक्ट्रॉन देखिए ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है, इसलिए पी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसी तरह से आप अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 देखें तो 1s2 2s2 2p2, देख लीजिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी सबसेल में गया, इसका मतलब पी ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ पे एक्सेप्शन में हेलियम इसलिए बना है क्योंकि हेलियम पी ब्लॉक में रखा जाता है, हेलियम रखा गया है पी ब्लॉक में, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो 1s2 आता है। बोलिए 1s2 क्या होता है, नोबेल गैस होता है, ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं। तो इसका नेचर चूंकि इनर्ट गैस से मिलता है, इसका व्यवहार ये अक्रिय गैस से मिलता है, नोबेल गैस से मिलता है, इनर्ट गैस से मिलता है, इसलिए इसको इनर्ट गैस के फैमिली में रखा गया है। बाद बाकी कॉन्फ़िगरेशन इसका एस ब्लॉक से मैच कर रहा है, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गया है। किसी भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि पी सबसेल में गया,
इसका मतलब वो कौन ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो एक्सेप्शन में इसका हीलियम है, हीलियम को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग किसी भी एलिमेंट के अगर बारे में बात किया जाए तो पी ब्लॉक का आप देखते होंगे इधर एस ब्लॉक में हाइड्रोजन होता है, इधर हीलियम होता है, फिर इधर लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, और यहाँ पे बोरॉन, पी ब्लॉक में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन यहाँ तक जाता है। तो पी ब्लॉक में मुख्यतः ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट शुरू होते हैं कहाँ से? सेकंड ग्रुप से शुरू होते हैं, सेकंड पीरियड से शुरू होते हैं। तो सबसे ऊपर के पीरियड का जो व्यवहार होता है ना, सेकंड पीरियड के एलिमेंट का व्यवहार जो होता है ना, वो बाकी सारे ग्रुप के एलिमेंट से अलग होते हैं। तो वही लाइन हमने लिखा है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। पी ब्लॉक में जितने भी ग्रुप हैं, 13 से लेकर 18 तक की मैं बातें कर रहा हूँ, तो पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट में जो पहला एलिमेंट होता है ग्रुप का, वो एनामोलस बिहेवियर दिखाता है, मतलब विचित्र व्यवहार दिखाता है और सामान्य व्यवहार दिखाता है, बाकी सारे के गुणों से अलग गुण दिखाता है। क्यों? चूंकि आप जानते हैं कि दूसरा पीरियड के एलिमेंट है तो उसके पास, दूसरा के पास क्या होता है? एस होता है, दूसरा के पास पी होता है, लेकिन दूसरा के पास तो डी नहीं होता है। डी कहाँ से स्टार्ट होता है? तीसरा से शुरू होता है। आप सुने होंगे तीसरा में एस होता है, तीसरा में पी होता है और तीसरा में डी होता है। तो चूंकि इस पहले एलिमेंट के पास, चूंकि सेकेंड पीरियड के जो भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट के पास डी सबसेल एब्सेंट होता है, डी सबसेल होता ही नहीं है, जिस कारण से उसका साइज क्या होता है? काफ़ी छोटा होता है। बाकी सारे के पास क्या होता है ना कि डी सबसेल रहता है, क्योंकि तीसरा पीरियड से डी सबसेल स्टार्ट हो गया, तो तीसरा में डी होगा, चौथा में डी के साथ एफ भी होगा, पांचवा में डी के साथ एफ भी होगा, छठा में डी के साथ एफ भी होगा, सातवां में भी डी के साथ एफ होगा। तो दूसरा में क्या होता है दिक्कत कि इसके पास एस और पी सबसेल होता है, लेकिन डी और एफ सबसेल तो होता नहीं है। इसलिए दूसरा पीरियड में जो भी एलिमेंट है, तो दूसरा पीरियड का जो भी एलिमेंट है वो पी ब्लॉक का पहला एलिमेंट बनेगा। तो वही लाइन बोल रहा है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप शोज एनोमलस बिहेवियर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के एब्सेंट होने के कारण और स्मॉल साइज होने के कारण वो व्यवहार जो होता है ना, थोड़ा सा अलग व्यवहार दिखाता है। साइज क्या होगा? स्मॉल होगा और डी सबसेल एब्सेंट होगा। आप देख लीजिए ना, अभी आप कोई एलिमेंट लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कार्बन लिया जाए, तो कार्बन का क्या लिखेगा? 1s2, 2s2, 2p2 लिखेगा। 2d तो है ही नहीं इसके पास। तो सेकेंड पीरियड के जो भी एलिमेंट है पी ब्लॉक में, उनके पास डी सबसेल एब्सेंट होता है और साथ में दूसरा पीरियड तक एलिमेंट का साइज ना काफ़ी छोटा होता है। तो साइज भी काफ़ी छोटा होता है, एक तो डी सबसेल एब्सेंट है, दूसरा साइज छोटा है, इसलिए बाकी सारे एलिमेंट से इसका गुण जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, एनामोलस होता है, अदर कैरेक्टर के गुण होता है, मतलब ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। जैसा सबका गुण होता है ना वैसा गुण नहीं होता है ना, तो उसे हम लोग एनामोलस बिहेवियर दिखाते हैं। लेकिन हम लोगों को अगर बात करना है ना, तो आप ही बताइए, पी ब्लॉक में हम लोग अभी बातें कर रहे हैं, तो पी सबसेल में मैंने कितना बोला, कितने टोटल ग्रुप होते हैं? 6 ग्रुप होते हैं, क्योंकि पी सबसेल का कैपेसिटी कितना होता है? 6, इसलिए इसमें टोटल ग्रुप की संख्या कितना होगा? 6। लेकिन 13 से लेकर 18 तक टोटल ग्रुप होते हैं, और हम लोगों को पढ़ना कहाँ से कहाँ है? ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक, 15 से 18। तो बताइए, जैसे यहाँ पे देखिए ग्रुप 15 एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 15 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए NS2NP3, इससे पहले भी हमने बताया था, ये देख लीजिए, ये देखिए ग्रुप 15 यहाँ है ना, 15, 16, 17, 18, यही 4 ग्रुप हमें पढ़ना है अभी 12th में पी ब्लॉक में। तो ग्रुप 15 के बारे में बात किया जाए तो NS2NP3, इसी तरह से ग्रुप 16 का बात करेगा तो NS2NP4, 17 का बात करेगा तो NS2NP5 और 18 का बात करेगा तो NS2NP6। ये आप देख रहे हैं। तो वही हमने लिखा है कि ग्रुप 15 का अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया जाए तो क्या हो जाएगा? NS2NP3, जहाँ पे पीरियड कहाँ से कहाँ, दूसरा पीरियड से शुरू होगा और 7वां पीरियड तक जाएगा, ये ट्रेंड फॉलो करेगा। और दूसरा पीरियड में है तो 2s2 2p3, तीसरा पीरियड में जाएगा तो 3s2 3p3, चौथा पीरियड में जाएगा तो 4s2 4p3, पांचवा पीरियड में 5s2 5p3, छठा पीरियड में 6s2 6p3, सातवां पीरियड में जाएगा तो 7s2 7p3, ऐसे हो जाएगा। ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 15 के एलिमेंट का है। अब ग्रुप 15 के एलिमेंट में देख लीजिए कौन कौन है, आप जानते होंगे, नाना पापा आंटी सब बीमार। खैर ये जो एलिमेंट है 115 नंबर एलिमेंट,
इस एलिमेंट के बारे में हमारा साइंस टेक्नोलॉजी यही कहता है कि इस एलिमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे साइंस को नहीं है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो तुरंत बनते हैं और फिर से टूट जाते हैं। ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं। इसके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इसके न्यूक्लियस थोड़े से हैवी हो जाते हैं, साइज में बहुत विशाल होने के कारण इसके नाभिक क्षण क्षण में टूटते रहते हैं। और टूटने के कारण इस एलिमेंट के बारे में हम ज़्यादा जिक्र नहीं कर पाते हैं, क्योंकि किताबें इसके बारे में जिक्र ज़्यादा नहीं करती है। बाकी सारे एलिमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। आप देख लिए, आपको याद होगा, नाना पापा आंटी सब बीमार, ऐसे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 18 जोड़ेंगे तो 33, और 33 में 18 जोड़ेंगे तो 51, 51 में 32 जोड़ेंगे तो 83, और 83 में 32 जोड़ेंगे तो 115 आएगा। नाइट्रोजन आप जानते हैं, ये नाइट्रोजन है। फास्फोरस, पी से फास्फोरस, एस से आर्सेनिक, और एसबी से एंटीमनी। हालांकि आप जानते होंगे एसबी का लैटिन नाम जो होता है ना, वो एस्टीबियम होता है, एस्टीबियम। एंटीमनी का, ये जो एंटीमनी है, इसका लैटिन नेम जो होता है ना, वो क्या होता है? एस्टीबियम होता है। आप जानते होंगे एस्टीबियम, एस्टीबियम से ही एसबी लेता है, और बीएस से बिस्मथ, और एमसी से मॉस्कोवियम। ये मॉस्कोवियम जो होता है ना, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसके बारे में तो हमने आपको बताया कि रेडियो एक्टिव होने के कारण इसके बारे में ज़्यादा बहस हम लोग नहीं कर पाते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है? नॉन मेटल होता है, अधातु होता है। आप मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड तो जानते होंगे, मेटल के कैरेक्टर को जानते हैं। मेटल के अपोजिट में नॉन मेटल होते हैं, और जिन एलिमेंट में मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटालॉइड बोलते हैं। मेटालॉइड यानी वो होता है ना जिसके पास धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण रखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटालॉइड बोलते हैं। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों नॉन मेटल होता है, और आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों मेटालॉइड होता है। और आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बेस्ट मेटालॉइड के बारे में अगर जिक्र करें ना, तो दुनिया का सबसे बेस्ट मेटालॉइड कौन होता है? आर्सेनिक होता है। ये मेटालॉइड तो है, लेकिन साथ में आप लिख सकते हैं ये कैसा मेटालॉइड है? तो बेस्ट मेटालॉइड है। दुनिया का सबसे बेस्ट मेटालॉइड आर्सेनिक होता है। और दुनिया का सबसे जहरीला एलिमेंट भी क्या होता है? आर्सेनिक होता है। और कहाँ मिलता है? ब्लैक कोबरा में मिलता है। और एसबी, एस्टीबियम, एंटीमनी ये मेटालॉइड होते हैं। और बी एस ए बिस्मथ ये एक टिपिकल मेटल होते हैं, मतलब कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स में होते हैं। और ये मेटालॉइड नहीं, इसको मेटल में रखा जाए। यहाँ जो रखा गया ना, ये मेटल के सीरीज में रखा गया। ये मेटल खानदान के होते हैं। मॉस्कोवियम, इसके बारे में हालांकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो नाना पापा आंटी सब बीमार, एलिमेंट का नाम याद रहना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कैसे जोड़ते हैं? नाइट्रोजन में अगर आप देख लीजिए ना, यहाँ से आप समझ सकते हैं बातों को। नाइट्रोजन 7 में कितना जोड़े होंगे? 8। 8 में 15 में कितना जोड़े होंगे? 18। 33 में कितना जोड़े हैं? 18। और बोले 51 में कितना जोड़ते हैं? 32। और 83 में कितना जोड़ते हैं? 32। तो ऐसे आप नीचे आ सकते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की बातें कर रहे हैं। अब इससे आगे की बातों को अगर देखा जाए तो देखिए, अच्छा, ये परसेंटेज की बात क्या है? तो ग्रुप 15 के एलिमेंट तो आपको याद हो गया, कौन कौन एलिमेंट है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम। और इसके बाद अगला स्लाइड में अगर आप चलें तो नाइट्रोजन के बारे में आप जानते होंगे, नाइट्रोजन दुनिया में किस रूप में पाया जाता है? N2 के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ N2, डायटोमिक गैस होते हैं। नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में होते हैं बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर। और आपको पता होगा 19 से 20% क्या होता है? ऑक्सीजन। ये सब बात तो सामान्य सा बात है, ये पूछता नहीं है, बस जानकारी के लिए। नाइट्रोजन मिलता है किस रूपों में? तो चाइल्ड सॉल्ट फीटर NaNO3, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अक्रेंस नाइट्रोजन का इसी रूप में होता है। और एक जो लिखे हमने इंडियन सॉल्ट फीटर जो होता है ना KNO3, इसका नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट इसी को कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट इसे कहा जाता है। और नाइट्रोजन डायटोमिक गैस के रूप में पाया जाता है। इसमें बस ये हमने लिखा है। अब देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात किया जाए, इस 15वां ग्रुप के जो भौतिक गुण होते हैं उसके बारे में बात किया जाए तो साइज के बारे में आपको बता दो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ।
तो साइज़ के बारे में आप सोच सकते हैं ऐसे यहाँ से, कैसे? तो नाइट्रोजन, यहाँ मान लीजिए दे दिया जाए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन का 7, 15, 33, 51, 83। नाइट्रोजन का देखा जाए 1s2, 2s2, 2p3। फास्फोरस का देखिए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। आर्सेनिक का देखा जाए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p3 ऐसे लिया जाएगा। और एसबीएम 51 का लिया जाए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p3 ऐसे किया जाए। और बिस्मथ का लिया जाए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10 और 6p3। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, साइज के बारे में अगर बात किया जाए ना, तो नाइट्रोजन के पास देखिए तो पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है। मतलब नाइट्रोजन के पास टोटल कितने ऑर्बिट है? 2 ऑर्बिट है। फास्फोरस के पास देखिए तो पहला ऑर्बिट, दूसरा और यहाँ देखिए तीसरा ऑर्बिट है। इसी तरह से आर्सेनिक में बात किया जाए तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ तीसरा, चौथा। यानी देख लीजिए ये सेकंड पीरियड है। ये जो नाइट्रोजन आपको दिख रहा है ना, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, इसको देखिए तो ये फोर्थ पीरियड है, इसको देखिए तो ये फिफ्थ पीरियड है, इसको देखिए तो ये सिक्स्थ पीरियड है। बोलिए, इसके पास 2 ऑर्बिट, थर्ड पीरियड में है तो टोटल 1, 2, 3 ऑर्बिट है। फोर्थ पीरियड में थे 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 ऑर्बिट है। फिफ्थ पीरियड में थे तो पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा और इधर देखिए पांचवा, टोटल 5 ऑर्बिट है फिफ्थ पीरियड में। और छठा पीरियड में देख लीजिए ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथा, पांचवा, छठा, चौथा, पांचवा, छठा। देख लीजिए आप लास्टली छठे पीरियड का है तो टोटल 6 ऑर्बिट है। तो ये देखिए न्यूक्लियस है, मान लीजिए पहला ऑर्बिट देखिए साइज कम है ना, और दूसरा ऑर्बिट साइज ज़्यादा हो गया, तीसरा ऑर्बिट साइज ज़्यादा और हो गया, चौथा ऑर्बिट साइज और ज़्यादा हो गया, पांचवा ऑर्बिट साइज और ज़्यादा, छठा ऑर्बिट देख लीजिए साइज और ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 ऑर्बिट होने के कारण आप ही देख रहे हैं ना साइज थोड़ा बड़ा हो गया। तो बताइए नाइट्रोजन के पास सेकेंड पीरियड का है, 2 ही ऑर्बिट है, तो इसका साइज काफ़ी छोटा है। उससे बड़ा साइज फास्फोरस का है, उससे बड़ा साइज आर्सेनिक का है, उससे बड़ा साइज एसबी का है, उससे बड़ा साइज बीआई का है। तो इस तरह से साइज लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है नीचे जाने से। एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में जो हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, पी ब्लॉक में जो हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो एलिमेंट का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। एलिमेंट का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ से आपको दिख रहा है। अब साइज बढ़ने के कारण क्या क्या होगा उस चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ अगले स्लाइड में। साइज बढ़ने के कारण क्या क्या कैरेक्टर में चेंजिंग आएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ, ये देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में नाइट्रोजन से जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाना, पापा, आंटी सब बीमार, तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या हो रहा है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का साइज इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज करेगा, ये तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। अब अगला टर्म है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं थोड़ा समझिएगा। किसी अकेला गैसियस एटम के बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने में
जितना मेहनत पड़ता है, जितना एनर्जी खर्च होता है, उसी का नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई अकेला गैस का एटम लीजिए, उसके बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी खर्च होगा उसी का क्या नाम रखेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी उसका नाम रखेंगे। तो बताइए, आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाएंगे ना तो एलिमेंट का साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ने से होगा क्या? तो साइज बढ़ने के कारण आप जानते हैं कि न्यूक्लियस, जैसे ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो एक एटम इतना बड़ा है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस क्या करेगा? टाइटली बॉन्ड करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जोर से खींचेगा, इसे निकलने नहीं देगा। लेकिन आप ही बताइए, जिस एलिमेंट का साइज इतना बड़ा हो और उसमें यदि इलेक्ट्रॉन रखा हो, न्यूक्लियस अगर दम लगाएगा टानने के लिए, नहीं टाना पाएगा। आप ही सोचो, यहाँ पे छोटा सा साइज रहेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस टाइटली बॉन्ड करके रखेगा, तो उसे नहीं खींच पाएगा। उसे कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना तो मेहनत ज़्यादा पड़ेगा, एनर्जी नुकसान ज़्यादा होगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इसका ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जिसका साइज बहुत बड़ा होगा, वो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से अपनी ओर खींच नहीं पाएगा, और जब अपना खींच ही नहीं पा रहा है तो ऑलरेडी कोई इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से कम मेहनत में लेके भाग जाएगा, यानी मेहनत कम पड़ा इलेक्ट्रॉन लेके भागने में बड़े साइज वाले में, तो इसलिए उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? काफ़ी कम होता है। तो ये आप समझ गए, साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाता है। तो बताइए, ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, घट जाएगा। अब टर्म है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का टर्म आप इससे लीजिए कि कोई एलिमेंट कितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। जो एलिमेंट बड़ी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, इसका मतलब समझिएगा उसके पास मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है। मान लीजिए आपके पास पैसे हैं लेकिन आप किसी को दे नहीं पाते हैं, इसका मतलब आप में मेटालिक कैरेक्टर कम है। लेकिन किसी के पास पैसा है और वो दे पाता है, आसानी से दान दे देता है, तो उसमें मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा माना जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी। कौन एलिमेंट कितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन बाहर कर सकता है, वही उसका मेटालिक कैरेक्टर बन जाता है। तो आप देख लीजिए ना, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो जिसका साइज छोटा होगा उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा काफ़ी टाइटली बॉन्ड किया जाएगा, टाइटली उसे होल्ड करेगा। इस कारण से वह इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल नहीं पाएगा, वो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे नहीं सकता है, इसका मतलब उसमें मेटालिक कैरेक्टर कम है। लेकिन जिसका साइज बहुत विशाल है, न्यूक्लियस तो उसके इलेक्ट्रॉन को टाइटली खींचेगा नहीं, इस वजह से उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, और जब आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आप ही बताइए, ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, और मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ जाता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है। साझेदारी में, शेयरिंग में जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को टाइटली अपनी ओर खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहते हैं। अब आप ही बताओ, जिसका साइज बहुत बड़ा है वो तो अपना इलेक्ट्रॉन तो खींच नहीं पाएगा, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन कैसे खींचेगा? नहीं खींचेगा, यानी क्षमता उसका कम हो जाता है खींचने का, इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम हो जाता है। बताइए आप, हालांकि डाटा में जानते होंगे, याद है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता 3.0 लेते हैं, और फास्फोरस का कितना लेते हैं? 2.3 लेते हैं। मतलब डाटा क्या लग रहा है? ट्रेंड बता रहा है कि घट रहा है। आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं। और ऐसे भी नाइट्रोजन का साइज छोटा है, जिसका साइज छोटा होता है ना, वह इलेक्ट्रॉन को मजबूती से अपनी ओर खींचता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को वह मजबूती से अपनी ओर खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता उसका ज़्यादा है, यानी कहने का मतलब उसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। तो लाइन वही हमारा बता रहा है कि ऊपर से नीचे जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, टॉप टू बॉटम की अगर बात किया जाए तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी घट जाएगा। नाइट्रोजन कैसे पाया जाता है? इज ए डाई एटॉमिक गैस। नाइट्रोजन तो N2 ग्रुप में पाया जाता है, लेकिन बाकी अदर जो होते हैं ना, वो कैसे? पॉली एटॉमिक सॉलिड के रूप में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन डायटोमिक गैस के रूप में मिलते हैं, लेकिन बाकी अदर एलिमेंट पॉली एटॉमिक सॉलिड के रूप में पाए जाते हैं। तो इससे आगे अब देखते हैं अगला स्लाइड में क्या कैरेक्टर दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन से ज़्यादा फास्फोरस का, फास्फोरस ज़्यादा आर्सेनिक का, और उससे ज़्यादा बिस्मथ का। यहाँ पे
और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक का ज़्यादा होता है Sb और बिस्मथ से। इन दोनों का कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट का आंसर मोलर मास से भी जाता है, तो लाइन आप कैसे ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी यहाँ तक बढ़ता है और फिर बिस्मथ जाके घट जाता है और बिस्मथ से ज़्यादा Sb का हो जाता है। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है, तो नाइट्रोजन से ज़्यादा फास्फोरस, फास्फोरस से ज़्यादा आर्सेनिक आता है और फिर इधर बिस्मथ से ज़्यादा Sb का होता है और Sb से ज़्यादा भी आर्सेनिक का होता है। इन दोनों के कारण का एक तो आंसर होता है मोलर मास और दूसरा होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन आपके मन में आएगा व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान देंगे, बोर्ड के क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का है कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक्सप्लेन इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट से आप क्या समझते हैं, ये बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगले स्लाइड में हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट को देखते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ही आंसर का ट्रेंड होता है। एक तो मोलर मास के कारण, जिसका मोलर मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, और दूसरा इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण वहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आता है इस बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बताइए, जैसे एक नाइट्रोजन लिया जाए और एक बिस्मथ लिया जाए, होता क्या है, Sb और बिस्मथ लिया जाए तो नाइट्रोजन, या आप हम यहाँ से भी समझा सकते हैं इसको मिटा के, और चूंकि हम इससे पहले कॉन्फ़िगरेशन जब लिखे हैं उसी में क्यों ना यूज़ करके समझा दिया जाए। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप यहाँ से समझ सकते हैं, देख लीजिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ से समझा सकते हैं। देखिए, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड के एलिमेंट है और उसके बाहरी ऑर्बिट क्या है, 2s2 2p3 ये है। और जो हम नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो लास्ट में देखिए यहाँ पे 3s2 3p3, इसमें देखिए 4s2 4p3, इसमें देखिए 5s2 5p3 और इसमें देखिए 6s2 6p3। तो ऊपर से जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे बिस्मथ यहाँ पे आ गया, तो बिस्मथ में आप देखिएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 6s2 6p3 ये आ जाएगा, 6s2 6p3। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे 4f है ना, 4f का शेल्डिंग और 5d का शेल्डिंग काफ़ी पुअर होता है। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे चलेगा। तो छठा में कौन कौन है, छठा में है S और P। तो मान लीजिए 6s है और यहाँ पे मान लीजिए 6p है, ऐसा मान लीजिए। और उसके अंदर में कौन है, 4f और 5d है, 4f और 5d है। होता क्या है कि 4f और 5d का शेल्डिंग थोड़ा सा पुअर होता है। शेल्डिंग कहने का मतलब स्क्रीनिंग पुअर होता है। शेल्डिंग पुअर का मतलब समझ रहे हैं क्या, हाथ अगर ऐसे है तो अभी मान लीजिए ये अगर ऐसा मान लो ऐसे कि यहाँ मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ मान लीजिए कि बाहर में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन तक, न्यूक्लियस का फोर्स इलेक्ट्रॉन तक जाने के लिए यहाँ पे रोकने वाला जो है उसी का नाम है शिल्डिंग, रुकावट जो डालता है। हम न्यूक्लियस इस बाहरी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं कि इस बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर मजबूती से खींचे, लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है यहाँ पे कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन इस बाहरी इलेक्ट्रॉन पे नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में जो रास्ते में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो शिल्ड करते हैं, रुकावट डालते हैं। तो इसी शिल्डिंग के कारण, रुकावट के कारण क्या होता है, न्यूक्लियस का फोर्स बाहरी इलेक्ट्रॉन तक नहीं जा पाता है, जिस वजह से यह न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड नहीं कर पाता है। इसी वजह से कोई इलेक्ट्रॉन लेकर के लिए आता है ना तो उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से लेकर चला जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, बाहर में 2s और 2p है, तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन, अगर न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड नहीं करेगा तो कोई भी अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आएगा तो 2p का इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकालेगा और साथ में 2s का भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब टोटली कितना निकल जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसलिए ये ऊपर वाले मेंबर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना वो क्या होगा, +5 होगा। यहाँ देखिए फास्फोरस में आप देखो गौर से,
जब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कोई भी एलिमेंट कोई भी आएगा जो इस फास्फोरस से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो फास्फोरस बारी बारी से पहले 1 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर 2 देगा, फिर 3 देगा, तो पी का 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। उसके बाद उसके अंदर में जाके इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास करेगा, तो एस में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, फिर एस में से 1 निकालेगा, तो दोनों निकल जाएगा। तो इस तरह से फास्फोरस के बाहर से 3 यहां से 2 यहां से, टोटल कितना 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन बिस्मथ से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास करें या एसबी से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास करें तो क्या होगा, ये 6 पीस इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 6 पीस इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 6 पीस से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 निकल जाएगा। उसके बाद चाहेंगे कि 6s से इलेक्ट्रॉन निकालें, लेकिन दिक्कत क्या होता है, यहाँ पे 4f होता है और 5d होता है, और f और d का फुल फील्ड का शिल्डिंग जो होता है ना, रुकावट जो होता है ना, काफ़ी कमज़ोर होता है। बाकी सारे में शिल्डिंग ऐसे था, इसलिए न्यूक्लियस का फोर्स बाहरी इलेक्ट्रॉन पे नहीं जा रहा था, इसलिए बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता था। लेकिन शिल्डिंग स्ट्रांग होने के कारण ये न्यूक्लियस इस बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाया। लेकिन जहां पे डी और एफ आ गया और वो फुल फील्ड है, तो उसका शिल्डिंग पुअर हो जाता है, और पुअर होने के कारण अब न्यूक्लियस का फोर्स बाहरी इलेक्ट्रॉन तक आराम से जा रहा है। और जैसे न्यूक्लियस का फोर्स बाहरी इलेक्ट्रॉन तक आराम से जाएगा, तो ये न्यूक्लियस उस बाहरी इलेक्ट्रॉन को टाइटली अपनी ओर खींचेगा, और जैसे ही अपनी ओर खींचेगा तो न्यूक्लियस जैसे ही इलेक्ट्रॉन को टाइटली अपनी ओर खींच लेगा, तो होगा क्या इससे दिक्कत कि पी का इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, लेकिन एस से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे ना 6s से, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस उस 6s के इलेक्ट्रॉन को चपा के अपनी ओर खींच लेगा। तो इसी वजह से यही जो एक घटना दिखा कि ऊपर के मेंबर 3 2 5 इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन नीचे के मेंबर में क्या दिक्कत होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से दे देगा, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, ड्यू टू पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग ऑफ फुलफिल्ड ऑफ डी एंड एफ सबसेल। और इसी कारण से ऊपर के मेंबर का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन आराम से देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा एस से और 2 इलेक्ट्रॉन देगा पी से। लेकिन नीचे के मेंबर में क्या होगा, पी का 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, लेकिन नीचे का अंदर का 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, इसलिए नीचे के मेंबर का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। तो अब यहां पे हम यही चीज दिखाएंगे। हम लोग थे व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, लाइन लिखेंगे। ये चीज़ हम लोग क्या लिखेंगे कि पी ब्लॉक में या पीरियोडिक टेबल में नीचे के मेंबर के दिक्कत क्या होता है कि डी और एफ के फुलफिल होने के कारण उसका शिल्डिंग पुअर होता है, जिस कारण से लास्ट के पी सबसेल का इलेक्ट्रॉन तो निकल जाता है, लेकिन एस सबसेल का इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता है, जिस कारण से नीचे के मेंबर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल दिखाता है, जबकि ऊपर के मेंबर में कोई शिल्डिंग का झंझट नहीं होता है, इसलिए अपना बाहरी ऑर्बिट के 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, इस कारण से उसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। तो नीचे के मेंबर से 3 इलेक्ट्रॉन निकलना और ऊपर के मेंबर से 5 इलेक्ट्रॉन निकलना, इसी घटना का नाम रखा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आपके बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लिखिएगा इन पीरियोडिक टेबल। ब्रैकेट में आप बात करेंगे किस ब्लॉक में, आप पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में लोअर मेंबर of each group has fulfilled of D and F subcell due to which, जिसके कारण शिल्डिंग becomes poor.
So lower member loses p electrons easily and shows +3 oxidation state, but does not lose s electrons. While upper member loses all s and p electrons. So it shows +5 oxidation state in this group. This phenomenon is known as inert पेयर इफेक्ट। देखिए हमने क्या लिखा है, पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके नीचे के मेंबर जो होते हैं वो डी और एफ सबसेल के सेल्डिंग पुअर होने के कारण वह अपने पी इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल देते हैं। तो इसमें NH2NP3 है ना कॉन्फ़िगरेशन, तो इसी कारण से इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख जाता है, लेकिन एस इलेक्ट्रॉन तो निकालता नहीं है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो निकालता नहीं है, इसलिए यह +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है नीचे वाले मेंबर। लेकिन ऊपर वाले मेंबर में क्या होता है, NH2NP3 होता है, तो 3 और 2 दोनों निकल जाता है, इसलिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो पीरियोडिक टेबल में नीचे के मेंबर का S इलेक्ट्रॉन का नहीं निकलना और P इलेक्ट्रॉन का निकलना, और ऊपर के मेंबर से S और P दोनों इलेक्ट्रॉन का निकलना, यही कहलाता है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आपके बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हूबहू आप ऐसे ही प्रिंट कर देंगे बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखिए, एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन ड्यू टू स्मॉल साइज। नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। आप देखिए तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, और इसके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p3। अगर इलेक्ट्रॉन को आप भरेंगे तो बाहरी ऑर्बिट में 2s, s में 1 ऑर्बिटल होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, और p के पास 3 ऑर्बिटल है। हाफ फिल्ड है इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। नाइट्रोजन के बाहरी ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, तो s में 2 और p में 3 है, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ गया और 2 मिला के लोन पेयर हो गया। 1 2 3 और यहाँ 2 मिला करके क्या बन गया, लोन पेयर बन गया। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना 4 बॉन्ड तक बना सकता है। नाइट्रोजन p पाई बॉन्ड बनाता है, लेकिन p पाई d पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि आप नाइट्रोजन के बारे में देख लीजिए ना, ये p ऑर्बिटल है, इस कारण से ये p पाई बॉन्ड बना लेगा, लेकिन इसके पास d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसी कारण से ये p पाई d पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। p पाई बनाता है, यानी p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन d पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, d ऑर्बिटल रहता ही नहीं है। एक चीज़ आप दिमाग में हमेशा रखेंगे, सेकेंड पीरियड के मेंबर जो भी होते हैं, मैं इस साइड लिख देता हूँ, p पाई कौन बनाएगा, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। सेकेंड पीरियड जैसे बोरॉन बनाएगा, कार्बन बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा,
ऑक्सीजन बनाएगा, फ्लोरीन बनाएगा। ये सब ऑर्बिटल आपके साथ पी पाई बॉन्ड किसी दूसरे एटम के साथ बना सकता है, लेकिन पी पाई डी पाई कौन बनाएगा? इसके अलावा सेकेंड पीरियड के अलावा पी पाई डी पाई कौन बनाता है? पी पाई डी पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? तो थर्ड पीरियड बनाएगा, फोर्थ पीरियड बनाएगा, फिफ्थ पीरियड बनाएगा, सिक्स पीरियड में अनस्टेबल होने लगता है, तो इसलिए वो पी पाई डी पाई बनाने से थोड़ा सा डरता है। कारण ये ना उसके बॉन्ड कमज़ोर होते हैं, लेकिन तीसरा चौथा पाँचवा पीरियड आराम से पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के बाहर में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, तो 2 और 5 लिखा, तो बोलिए अष्टक पूरा करने के लिए 3 लेगा, इसलिए -3 हुआ। इसके बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए पाँचों इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, इसलिए +5 दिखेगा। और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। नीचे के मेंबर, ऊपर के मेंबर तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन नीचे के मेंबर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। PCl5 पाया जाता है, लेकिन NCl5 नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं रहता है। आप देख लीजिए, नहीं है पीछे वाले में भी दिख जाएगा। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? इसके पास 3 ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड है, इसलिए मैक्सिमम ये 3 बॉन्ड बना सकता है। तो नाइट्रोजन 3 क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा तो NCl3 होगा। 5 इलेक्ट्रॉन से नहीं बना सकता है, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। तो वही क्वेश्चन लाइन बोल रहा है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। PCl5 पाया जाता है, लेकिन NCl5 नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है। नाइट्रोजन के पास नहीं होते हैं, तो नाइट्रोजन के पास नहीं है, इसलिए 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन फास्फोरस के पास तो d ऑर्बिटल रहता है, क्योंकि तीसरा पीरियड के मेंबर है, तो इसलिए ये 5 बॉन्ड तक मैक्सिमम बना सकता है। मैक्सिमम 6 बॉन्ड भी बना लेता है फास्फोरस। आगे देखिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अगर देखा जाए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यदि हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा ना, तो हाइड्राइड बनाएगा, जैसे NH3, PS3, SS3, SVS3, VS3। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल घटता है। क्यों घटता है? चूंकि साइज बढ़ने के कारण बॉन्ड एंगल घटता है। साइज बढ़ने के कारण बॉन्ड एंगल घटता है। बॉन्ड एंगल घटने का एक और कारण हो सकता है, नाइट्रोजन का देख लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है और फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो NH3 अगर ऐसे रहेगा ना और PS3 ऐसे रहेगा ना, तो आप सोच सकते हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जमा हो जाएगा। फास्फोरस कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, इस वजह से ये बॉन्ड लमड़ जाएगा, तो सबसे लंबा बॉन्ड होगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड होगा। और यहाँ पे फास्फोरस तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा होगा नहीं, इस वजह से दोनों के बीच में नफरत नहीं होगा, और नफरत नहीं होगा तो बॉन्ड लमड़ेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। और दूसरा कारण तो आप समझ रहे हैं, साइज के कारण बॉन्ड एंगल क्या होता है? घट रहा है नीचे जाने पे। दूसरा बात, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ऑलरेडी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड का लंबाई भी क्या होगा? बढ़ेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड को तोड़ने में लगा ऊर्जा। बोलिए, जो बॉन्ड जितना लंबा होगा उसको तोड़ने में उतना कम ऊर्जा लगेगा। तो नाइट्रोजन वाले बॉन्ड को तोड़ने में काफ़ी कम ऊर्जा लगेगा, लेकिन फास्फोरस वाले बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा साइज छोटा है, इसका बॉन्ड मजबूत होगा, तो इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। लेकिन यहाँ आते आते क्या होगा ना कि बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा। साइज लंबा है, साइज ज़्यादा है, इसी वजह से बॉन्ड तो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, और लंबा बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ने में काफ़ी कम एनर्जी लगेगा। तो इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट रहा है। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब लोन पेयर देने की क्षमता। बोलिए, सबके पास एक एक लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है ना, इसलिए वो आसानी से लोन पेयर दे देगा, लेकिन फास्फोरस आसानी से लोन पेयर नहीं देगा, क्योंकि बड़ा साइज है, और बिस्मथ के पास साइज सबसे बड़ा है, तो ये लोन पेयर जो है ना वो डिस्पर्स हो जाता है, बढ़ जाता है उतने बड़े साइज पे। इसी वजह से ये लोन पेयर आसानी से नहीं दे पाएगा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब हाइड्रोजन देने की कैपेसिटी। आप ही बताइए, सबसे आसानी से हाइड्रोजन कौन देगा? सबसे आसानी से हाइड्रोजन देगा बिस्मथ। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड एनर्जी कम है, कमजोर बॉन्ड है, आसानी से टूटेगा, फट से हाइड्रोजन दे देगा, तो इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट तो आप देख लीजिए, फास्फोरस से ज़्यादा आर्सेनिक का, आर्सेनिक से ज़्यादा नाइट्रोजन का, उससे ज़्यादा एस्टिबियम का, बिस्मथ का। बताइए, इसका बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों हुआ? तो आप यहाँ पे जान रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण
ये इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगला देखिए ऑक्साइड। इस एलिमेंट के ऑक्साइड के बारे में अगर बात करें तो ऑक्साइड इन सारे एलिमेंट का मिलता है, लेकिन आप जानते होंगे नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ना वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। मेटालॉइड के ऑक्साइड जो होते हैं ना वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब जिसमें एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर हो, और मेटल का ऑक्साइड तो बेसिक होता है, ये तो आप जानते हैं। एसिडिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। ऑक्सीजन का -2 तो नाइट्रोजन पे +2, 2 नाइट्रोजन पे +2 तो 1 पे +1 आएगा। इस नाइट्रोजन पे +2 आएगा, इसमें 3 दूना 6/2 +3 आएगा। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगा, और इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा। जैसे जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन पावर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ लाइन है कि NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये लाइन तो हमने आपको बता दिया था कि फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन आप देखिएगा 15 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 और 3d0, यानी 3d खाली। इसी वजह से इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, तो 3s के पास कितना बचेगा, 1। 3p के पास कितना बचेगा, 3, 1, 2, 3, और 3d के पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन है, ये पाँचों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना सकता है। लेकिन फास्फोरस के पास क्या होता है, फास्फोरस के पास तो 5 बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन को अगर आप देखिएगा तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2, 2p3। आप देख लीजिए तो यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके p में 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन इसके पास 2d तो होता नहीं है, d नहीं होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन तो इसमें जा नहीं सकता है क्योंकि d होता ही नहीं है। तो मैक्सिमम नाइट्रोजन कितना, यहाँ से 3 बॉन्ड ही बनाएगा। अगर एक लोन पेयर किसी को दे दे तो चौथा बॉन्ड बनाएगा, लेकिन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता है ना, तो यही प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, तो NCl5 नहीं मिलता है, लेकिन PCl5 मिलता है। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ गौर कीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि वाई PS3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। PS3 का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से कम क्यों होता है, तो आप बताइए। PS3 को गौर से देखिए, PS3 बोलिए, फास्फोरस का हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनता नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन है ना, इसके पास नाइट्रोजन किससे जुड़ा है, आपको बताया होंगे, फोन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा, अगर हाइड्रोजन फोन से जुड़ा तो समझिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना। तो NH3 में नाइट्रोजन जुड़ा होता है हाइड्रोजन से, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है, जबकि PS3 में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि फास्फोरस तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो लिखेंगे लाइन, इन NH3 यानी अमोनिया में, इन NH3 नाइट्रोजन इज अटैच्ड विथ हाइड्रोजन। In NH3 nitrogen is attached with hydrogen, so it forms, इसलिए यह बनाता है क्या चीज़, it forms हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, while जबकि in PS3 फास्फोरस किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन से, while in PS3 phosphorus is attached with hydrogen bond. Well, phosphorus is attached with hydrogen which does not forms hydrogen bond, which does not forms hydrogen bond, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। सो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ PS3 is lower than NH3। लाइन हमारा क्या है कि NH3 में नाइट्रोजन अटैच होता है हाइड्रोजन से,
जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि पीएच3 में फास्फोरस अटैच होता है हाइड्रोजन से, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। इसी कारण से बॉइलिंग पॉइंट NH3 का ज़्यादा होता है पीएच3 से। तो आराम से आप लोग इसे अपने कॉपी में क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद इसको रिवीजन करेंगे। जो दिखते होंगे क्लास में आप आएंगे ही, कुछ दिखते होंगे तो वो आप आराम से पूछ लेंगे। और इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ फटाफट। ये आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। ये पहला है, दूसरा, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये आपका मैक्सिमम है। मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।